विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत पर लगातार आपको क्या गणित है वो हर एक तस्वीर समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हर बार चुनावों के अगर देखें तो समीकरण बहुत बदले होते हैं और उसकी वजह होती है मुद्दे, और उन मुद्दों को बुनाने की कोशिश भी लगातार की जाती है, लेकिन कई बार कुछ फैक्टर काम नहीं करते। देखिए, अब अवध क्षेत्र के बारे में भी आपको बता देते हैं। 118 सीटें हैं जिसमें कि 2022 में यानी कि इस बार 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, लेकिन 2017 को अगर आप देखेंगे तो 97 यानी कि सीधे सीधे 10 सीट का यहां पर लॉस हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी को अगर देखे जाए तो इस बार 31 सीटें जीती हैं और 2017 में सिर्फ 12 ही सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने। तो यहां पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी को थोड़ी सी बढ़त हुई है जी, थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी बढ़त इसे कहेंगे। बसपा को देखिए जया, बिल्कुल, अगर बीएसपी की बात करते हैं 2022 में 0 है, जबकि 2017 में फिर भी 6 सीटें जनता की तरफ से मिली थी। कांग्रेस भी 2022 में 0 है, सिरे से नकारा है जनता ने। लेकिन अगर 2017 की बात करते हैं, आंकड़े को देखते हैं तो 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी अन्य के खाते में। 2017 में भी कुछ भी नहीं था और 2022 में भी कुछ भी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात की आपने गुंजन, तो देखिए समाजवादी पार्टी ने हर जगह थोड़ी बढ़त जरूर बनाई है, लेकिन जनता ने ओवरऑल उनकी रणनीति को अभी भी पसंद नहीं किया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखते हैं, अवध के कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन फिर भी 10 सीटों का नुकसान यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराजगी सामने आई है। तो ये पूरा गणित 118 सीटों का हमने आपको समझा दिया है। और देखिए, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, शैलेश और अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शैलेश आप ही के पास आते हैं और थोड़ा सा इस गणित को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो अवध में स्थिति बनी, क्या उसका अनुमान पहले से लगाया जा सकता था या फिर जो सोचा जा रहा था, जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी समाजवादी पार्टी की ओर से, वो कुछ उल्टी पड़ गई? बिल्कुल, देखिए इस गणित पर हम बात जरूर करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि हम इस समय समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर हैं। सुबह यहाँ पर आप मानकर चलिए 7-8 बजे के आसपास ये नज़ारा होता था कि खाने पीने की दुकानें लग जाती थी, लोग आते थे, चाय पे चर्चा होती। लेकिन आज का पहले हम नज़ारा दिखाएं, चुनाव परिणाम आने के बाद का पहला दिन है और आप यहाँ पर देखें पूरा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। जो यहाँ होल्डिंग लगे हुए नजर आते थे, सारे होल्डिंग हट चुके हैं। तमाम होल्डिंग पर ये लिखा था कि अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह के होल्डिंग थे। इसके अलावा तमाम आजम खान के होल्डिंग लगे थे। लेकिन अब यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल खाली, दूर दूर तक इस चौराहे पर कुछ नहीं दिखेगा। रोड के दूसरी तरफ की एक नज़ारा दिखाएं, जो हमने बताया खाने पीने की दुकानें होती थी, यहाँ पे बहुत मशहूर है बाटी चोखा, जो यहाँ पे दुकानें लगती थी। एक दुकान यहाँ पर आज दिख रही है, एक नारियल पानी का ठेला, एक चाय का होटल बची है, जबकि यहाँ लाइन से लगी रहती थी और सुबह से लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता था। चुनावी समय में तो ये काफ़ी भीड़ रहा करती, लेकिन हमने नज़ारा इसलिए देखिए दिखाना ज़रूरी है कि नतीजों के बाद क्या हालत हो चुकी है वो जानना ज़रूरी था। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ के जो समीकरण हैं उनको लेकर। देखिए अवध क्षेत्र की अगर बात करते हैं, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में देखिए पहले तो ये चीज़ आप देखिए कि अगर हम समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो 2012 की जब सरकार बनी तो उस समय 29% आया था और उस पर सरकार बन गई थी बहुमत की। यहाँ पर इस बार 32% करीब इनको वोट प्रतिशत मिला है समाजवादी पार्टी को। पूरे यूपी की अगर बात करते हैं, जो समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ तब से लेके और आज तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है, तो इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते कि पहले से बेहतर स्थिति में आई है समाजवादी पार्टी। अगर हम 2017 से तुलना करते हैं, अवध की आपने जैसे अभी खुद ही जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहाँ काफी बढ़त मिली है। और ये जो बढ़त मिली देखिए, तो एक तरफ जो भाजपा की सीटों का नुकसान हुआ उसमें भी मिली, दूसरा जो बसपा और कांग्रेस की सीटों का, जो बसपा का खासतौर से नुकसान हुआ, उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को भी मिला और यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब रही है। राजधानी लखनऊ की बात कर लेते, यहाँ पर 2017 के चुनाव में सिर्फ एक सीट थी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के पास में, मोहनलालगंज की। लेकिन इस बार मोहनलालगंज की सीट को समाजवादी पार्टी हार गई। ऐसी सीट जहां पर कभी इससे पहले कमल नहीं खिला था और इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी उस सीट को हार गई। इसकी जगह 2 और सीटें जो थी, यानी कह सकते हैं 9 में से 2 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीती है। तो लखनऊ में देखिए राहत 1 से 2 सीटें हुई। अगर हम पूरे क्षेत्र की बात लखनऊ करते हैं पश्चिम तो और मध्य की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चली है, बाकी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है।
अनुभव भी हमारे साथ मौजूद है। और जिस फैक्टर का आप जिक्र कर रहे थे कि कई ऐसी सीटें हैं अवध में जहां पर ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसी तरीके से अगर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करते हैं, ये सीट सबकी निगाहों में थी, लेकिन अनुभव इस सीट के लिए क्या आपका गणित कहता है, क्योंकि ग्राउंड पर लगातार आप बने रहे। इसी के साथ एक और सवाल मैं जोड़ूंगी कि लखनऊ पश्चिम और मध्य की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी का साइकिल चला है, उसको लेकर क्या गणित समझ आ रही है? अनुभव की आपको आवाज मिल रही है? चलिए, अनुभव को आवाज नहीं, अनुभव के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं और गुंजन लगातार हम ये भी दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या गणित है। और ऐसे में एक बहुत बड़ी बात ये भी देखने वाली है कि बुंदेलखंड की तस्वीर भी समझनी जरूरी है, क्योंकि बुंदेलखंड में अगर 2017 के आंकड़े देखें, क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार वहां पर 2 सीटों को समाजवादी हार गई है, समाजवादी पार्टी चली है। तो ये नुकसान क्यों हुआ, इस पर भी पूरी तस्वीर हम समझेंगे। बुंदेलखंड के मुद्दे बहुत अलग है, बिल्कुल बहुत अलग मुद्दे हैं बुंदेलखंड के। और जल्दी से समझ लेते हैं कि इस बार देखिए समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटें जीती है, जबकि पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, यानी कि 19 सीटें और 19 की 19 सीटें गई थी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। लेकिन 2022 में यानी कि इस बार के चुनाव में देखें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कुछ बेहतर किया है। 0 से 3 पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी पहुंच चुकी है। इसके अलावा बाकी की पार्टियों की भी बात करें तो देखिए बसपा 0, कांग्रेस 0, अन्य 0। और 2017 में भी यही थे इनके नतीजे। यानी कि यहाँ पर किसी और पार्टी ने कुछ भी खास नहीं किया है। जो पहले स्थिति थी 17 में वही 22 में बनी हुई है। बिल्कुल। और बुंदेलखंड की तस्वीर अगर हम देखें गुंजन, क्योंकि बुंदेलखंड में ग्राउंड पर मैं रही और उससे एक बात मैं समझ पाई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या जिसे दूर करने में कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी। उसकी वजह से ये 16 सीटें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर अभी भी वहां पर लोगों का विश्वास है। लेकिन वो 3 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चली है, वहां पर वहां के विधायकों से लोगों की नाराजगी थी और शायद जो ये तस्वीर बदली है उसका ही नतीजा है। रतीश हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, आपका मैं रुख करूंगी क्योंकि लगातार हम अलग अलग जगहों की तस्वीर समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर को देखें, 3 सीटों का नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, कैसे आप इसे देखते हैं? और क्या ऐसे बड़े मुद्दे रहे होंगे वहां पर? जैसा कि मैंने बताया कि ग्राउंड पर मैं रही तो वहां पर विधायकों से नाराजगी रही, शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है लूज करने का। लेकिन आपके हिसाब से क्या समझ आता है बुंदेलखंड को देखकर, वहां के आंकड़ों को देखकर? सबसे पहले बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो पिछली बार यानी 2017 में बुंदेलखंड की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार 3 सीटों का नुकसान हो गया है। ये बांदा की बबेरू है, चित्रकूट की सदर सीट है और एक सीट और कालपी की है, जालौन की कालपी है। इन 3 सीटों पर नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि चित्रकूट सदर से जो राज्य मंत्री PWD रहे हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, वो अपनी सीट को हार गए हैं। देखिए, मुद्दों की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड में पलायन, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे रहे, लेकिन जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने प्रयोग किया और प्रयोग के साथ साथ योजनाओं को लाया, वो वहाँ पर कामयाब होती दिखी। क्योंकि पिछली बार नल और जल की बात की जा रही थी, तमाम योजनाएं बुंदेलखंड में लाई गई। पानी की एक विकट समस्या है, बड़ी समस्या है, उस पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ काम किया। पलायन को रोकने के लिए काम किया गया, तमाम इश्यूज थे वहां पर, क्षेत्रीय इश्यूज थे। बिल्कुल रतीश, देखिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और जनता की पसंद भारतीय जनता पार्टी 17 में रही थी, उसी का नतीजा था 19 सीटें जीती। लेकिन समाजवादी पार्टी की हार की क्या वजह है? क्योंकि अगर देखें तो बुंदेलखंड में कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। जब पहली विजय रथ यात्रा निकली थी तो उस दौरान भी बुंदेलखंडी अखिलेश यादव पहुंचे थे, तो कोई खास कमाल क्यों नहीं हो पाया वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की थी, वहां से ही शुरुआत हुई थी और 3 दिन अखिलेश यादव वहां पे अपने रथ यात्रा को लेकर गए थे। झांसी पूरा फोकस था, झांसी के साथ साथ तमाम बुंदेलखंड के जिलों पर अखिलेश यादव का विजय रथ घूमा था और ऐसा माहौल बनाया गया था कि लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की साइकिल इस बार बुंदेलखंड में काफी रफ्तार से दौड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के
नेता और कार्यकर्ता लगातार कह रहे थे कि हर घर जल नल योजना जो है उससे पानी लोगों तक पहुंचा है और पानी के साथ साथ पलायन और बेरोजगारी की समस्या पर भी सरकार ने काम किया। किसानों की बदहाली पर जो फोकस किया, किसान सम्मान निधि एक गेम चेंजर साबित हुई और साथ ही जो राशन बांटा गया है वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है इस चुनाव में। ऐसी समाजवादी पार्टी के नेता लगातार दावा करते थे कि सरकार यहां पर फेल हुई है और पलायन एक बड़ा मुद्दा रहेगा यहां से, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा और जिनको खाने को नहीं है उनके लिए महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, ये मुद्दे रहेंगे। और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए, लेकिन ये सभी मुद्दे झूठा बताए गए और जो रिजल्ट आया है 19 में से 16 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, 14 भारतीय जनता पार्टी जीती है और 2 अपना दल सीटें जीती है। चित्रकूट की मानिकपुर और एक बहुरानीपुर झांसी की सीट जीती है अपना दल, यानी 14 और 2 16 आंकड़ा बन जाता है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाएगा, क्योंकि उसने बेसिक मुद्दों को पकड़ा, आधार को पकड़ा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिससे एक बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है लोगों को कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जब बनकर पूरा तैयार हो जाएगा तो वहां पर न सिर्फ इंडस्ट्री लगेगी बल्कि रोजगार की एक बड़ी समस्या को से निपटा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा। तो ऐसे में तमाम उम्मीद की जो किरणें दिखाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा वो कहीं पूरी होती दिखती है। बिल्कुल रतीश, अगर देखें तो बुंदेलखंड के समीकरण को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवध में जिस तरीके से स्थिति बनी है उसको भी जानना जरूरी है। अनुभव लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, भाजपा दफ्तर के बाहर वो मौजूद है, वहां की तस्वीरें भी अनुभव दिखाइएगा। इसके साथ साथ अगर अवध में देखें तो रायबरेली है, अमेठी है, वहां के समीकरण बहुत अलग हैं और इसके साथ साथ अयोध्या का एक बड़ा फैक्टर है, उसके बारे में भी बताइएगा। लेकिन सबसे पहले भाजपा दफ्तर की तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि बीजेपी को 255 तो अकेले खुद सीटें मिली हैं और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है जीत, महत्वपूर्ण होती है। तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और वो सरकार बनी है। हम आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो आप देखिए, अभी उन्नाव सदर से जो जीते हैं बीजेपी के उम्मीदवार पंकज गुप्ता, वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मिलने के लिए। और हमें यहाँ पर अभी अमरपाल मौर्य भी दिखे जो ऊंचाहार से चुनाव लड़े थे, वो जीत नहीं पाए लेकिन वो भी पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी पहुंचने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार जो हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जो विधायक बन चुके हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो विधायकों की बैठक है वो आज नहीं हो सकता है कि कल वो बैठक हो, पर उससे पहले तमाम सारे लोग शिष्टाचार भेंट करने के लिए आ रहे हैं। और जो बात आपने कही कि अवध में 10 सीटों का लगभग अंतर है, आप चौथे चरण को देखिए, अवध की ज़्यादातर सीटें कब थी? चौथे चरण में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितनी सीटें आई बीजेपी और सहयोगियों के खाते में? 49 सीटें आई। यानी अवध कहीं ना कहीं, जो पहले से ही अवध को माना जाता है कि बीजेपी के लिए एक सेफर एरिया है, वहाँ पर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती है, तो वो इस बार भी चुनाव में दिखा। आप हरदोई देख लीजिए, सारी की सारी सीटें जीत गई बीजेपी। आप लखनऊ को देखिए, 9 में 7 जीत गई, 2 पर उसको नुकसान भी उठाना पड़ा। पर कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि पार्टी ने जिस कैंडिडेट को लड़ाया, हो सकता है कि वहाँ पर विरोध रहा हो, वहाँ पर दूसरे या तीसरे लोग मांग रहे हो, पार्टी के लोग किस तरीके से उसको जिताने के लिए लगे या नहीं लगे, ये भी एक बड़ी वजह होती है। आप देखिए लखनऊ में 2 सीटों पर हारी, पर मोहनलालगंज की सीट उठाकर देख लीजिए, कभी बीजेपी जीती ही नहीं वहां पर इस बार वहां जीत गई। क्यों जीत गई? क्योंकि बीजेपी ने एक रणनीति बनाई थी। एक सवाल 2017 में, एक सवाल और है अनुभव मेरा, अयोध्या के अगर समीकरण समझे तो अयोध्या में राम का नाम बार बार उठा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बात सामने आई, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर 2 सीट फिर भी जीत गई। तो वहां कौन सा फैक्टर काम किया? देखिए अयोध्या की अगर हम मुख्य जो सदर सीट है वहाँ पर तो वेद प्रकाश गुप्ता जीते। पवन पांडे बहुत दावा कर रहे थे कि हम वहाँ जीतेंगे, पर वहाँ पर कोई जादू नहीं चला और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जीत मिली। यहाँ उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि अगर वेद प्रकाश गुप्ता जीत सकते हैं तो कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार जीत सकता है, इस तरीके की बात कही जा रही थी। आप सोचे, खुद बीजेपी के लोग मान रहे थे कि हाँ वाकई वो एक ऐसे कैंडिडेट है उनके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो जीत गए। अब ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी वहां पर 2 सीटें जीत गई। देखिए कई बार होता है कि वहां जिस पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने जिसको टिकट दिया, हो सकता है ऐसे जातीय इक्वेशन हो कि उसको जिताने के लिए तमाम सारे लोग आए हो। इसी तरह आप अंबेडकर नगर को उठाकर देख लीजिए, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। तो यही रणनीति होती है और इसी रणनीति को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां जो होती दिन रात काम करती हैं कि किस तरीके से सीटों को बढ़ाया जाए। पर अंत में यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जीत महत्वपूर्ण है। और जीत किसको मिली है? बीजेपी को मिली है। 10 मंत्री हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं। पार्टी के लोग कह रहे हैं ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार में तो आ रहे हैं,
जो हार गया उसको कहीं और आगे देखा जाएगा। तो ये रणनीति बीजेपी की रही। और आप ये देखिए कि 1989 में जब कांग्रेस की सरकार गई, उसके बाद कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी दोबारा रिपीट नहीं हुई कि उसको सरकार उसकी बनी हो। मुख्यमंत्री रही मायावती, 4 बार चीफ मिनिस्टर रही, लेकिन कंटिन्यू कभी नहीं रही। पर बीजेपी की यह सरकार दूसरी बार रिपीट हुई है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री अब बनने जा रहे हैं जो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी के लिए। लगातार एक एक क्षेत्र में क्या समीकरण और क्या फैक्टर काम किया है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। विजय तिलक को लेकर क्या बड़े फैक्टर रहे हैं, क्या बड़े फैक्टर ने काम किया और क्या सियासी समीकरण जो कि इस वक्त कारगर हुआ, उसको बताने की लगातार बिल्कुल। साथ ही साथ जया, हम ये भी जान रहे हैं कि अखिलेश यादव के लिए कौन से ऐसे 4 फैक्टर रहे हैं जिससे कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। देखिए पूर्वांचल में क्या स्थिति है वो जल्दी से बताते हैं। 2022 में अगर देखें, यानी कि इस बार 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 17 में 100 सीटें जीती थी। यहाँ पर नुकसान अच्छा खासा हुआ है जया। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी को अगर देखें तो यहाँ पर 48 सीटें जीती हैं और 14 सीटें 2017 में जीती थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा किया है। बसपा 17 में 10 सीटें थी और इस बार सिर्फ एक ही सीट पर सिमटना पड़ा है। 2017 में कांग्रेस पार्टी को अगर देखें तो 2 तब भी थी और इस बार भी 2 ही सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। कुछ खास कमाल यहाँ पर भी नहीं कर पाई, लेकिन अन्य के खाते में जरूर 4 सीटें 17 में गई थी और इस बार यह आंकड़ा और कम होकर 2 पर पहुंच गया है। पूर्वांचल में देखें तो कई सारे फैक्टर रहे इस बार जया। चाहे सौगातों की बात कर ले, कुशीनगर में जिस तरीके से सौगात मिली, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज की सौगात, पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे दिया गया, इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक सबसे बड़ी सौगात थी। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, क्योंकि काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी 77 सीटें क्यों आई, जबकि ये आंकड़ा 2017 में 100 का था। ये समझ लेते हैं। नीतीश पांडे इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, क्या बड़ा फैक्टर आपको समझ आता है, क्योंकि 2017 का आंकड़ा देखें तो 100 था, अब 77 हो गया, जबकि काशी पर सबका फोकस था, सबका जोर था। क्या अगर बात करें इन सीटों के, पहले मैं फायदे की बात कर लेता हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना प्रदर्शन की और जिस तरह से काशी की पहले बात कर लेते हैं, 8 सीटों पर जिस तरह से भगवा लहराया, उसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी का फैक्टर साफ तौर पर काम करते दिखाई दिया। प्रधानमंत्री का काशी आगमन और इन सीटों के जीतने के पीछे बड़ी वजह बना। दूसरी अगर बात करें तो सीएम का बुलडोजर और इसके साथ अन्न वितरण योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करता हूं, अन्न वितरण योजना इस बार खास तौर पर प्रभावी रही। और अगर अब बात कर लेते हैं नुकसान की, जिस तरह से बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का फायदा भी मिला इन्हें, यह भी कहा गया कि पूरे पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश गया इससे लेकर कि बाबा के धाम का निर्माण हुआ और काशी मॉडल के रूप में आई। लेकिन नुकसान कहां कहां? गाजीपुर की सीटों पर जिस तरह से हम पहले भी बात करते रहे, लगातार मैं भी जाता रहा, जिस तरह से तस्वीरें सामने आती रही, तो पहले भी ये अंदाजा लगाया जाता रहा कि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, इन सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है और हुआ वही। वजह ये थी, अब पहले दिन बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट के थोड़ा सा आगे अगर बात करें तो वहां से अखिलेश यादव यात्रा निकालते हैं और मोहम्मदाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। ऐसी स्थिति में अगर बात करें गाजीपुर की जमानिया सीट, वहां पर भी वही हाल। अगर बात करें जौहराबाद जो कि पहले से, तो वहां भी वही हाल। मऊ की बात कर ले, मऊ तो पहले से ही गई थी हाथ से। अगर बात कर ले आजमगढ़ जनपद की, तो आजमगढ़ जनपद का पूरा हाल वही आपके सामने है। तो स्थितियां कहीं ना कहीं ये है कि इनके जो स्थानीय विधायक हैं वो जनता में अपना संदेश देने में नाकाम रहे, पूरी तरह से नाकाम साबित रहे, क्योंकि जनता में नाराजगी सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों को लेकर। बिल्कुल नीतीश, ये फैक्टर हमने जरूर समझ लिया, लेकिन अगर देखें तो कहा यह जा रहा था, माना भी ये जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और सुभासपा की जो जोड़ी है ना, वो जोड़ी इस बार काफी काम करेगी। क्या वो जोड़ी ही यहाँ पर काम कर गई है? जल्दी से 10 सेकंड में रिएक्शन। देखिए, ये जोड़ी काम तो कर गई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में जीत हुई है वहां काम की है, लेकिन जहां जीत नहीं हुई है वहां सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन की सरकार वाली जोड़ी काम की है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जीत के पीछे की वजह पीएम का आना और सीएम का संदेश, और हार की वजह दोनों की जोड़ी, अगर सुभाषपा और सपा की जोड़ी। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो अब तमाम सहयोगियों से समझेंगे बाकी के क्षेत्र के सियासी समीकरण क्या है, गणित क्या है, क्योंकि पूर्वांचल पर अभी और बात करेंगे। बने रहिए आप सब।